एवरीबॉडी, वाचिंग न्यूज़ आई। मैं हूं मेहर बुखारी। नाज़रीन, बुखलागर्दी, ब्रीफकेस की सियासत और पैसा बनाने के गैर कानूनी जराए, ये हमारे शुतर बेमुहार निजाम का वो भयानक रूप है कि जिसका ना तो कोई एहतसाब है, ना ही जिस पर कोई कानून लागू होता है। सीडीए की तरफ से ज़िले अदालतों में सरकारी जगह पर बनाए गए गैर कानूनी इलीगल चेंबर्स को गिराए जाने पर वकला ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में धावा बोला, तोड़फोड़ की, जजेस को जदोकोब किया और यूं लगा कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जंगल का कानून है और लागू करने वालों ने भी काले कोट पहन रखे हैं। एक ऐसा ही मंजर आज सुबह रिलीज होने वाली वीडियो में भी देखा गया। इखलाकियात का जनाजा धूम से निकालने वालों में जमीर का सौदा करने वाला भी और वोट का व्यापारी भी, दोनों बराबर के शरीक। खान साहब ने 2018 में मुंतखब नुमाइंदों को अपना जमीर फरोश करते आंखों से देखा। उनमें से एक मौसूफ खैबर पख्तूनख्वा के वजीर कानून बना दिए गए और आज जब खान साहब को बाजमीर कारकुनान की जरूरत है तो ये वीडियो मंजर आम पर लाई गई और वजीर कानून को उनके जमीर फरोशी पर मुस्ताफी होना पड़ गया। नाज़रीन, 2018 में तहरीक इंसाफ ने चौधरी सरवर के लिए 14 वोटों का व्यापार किया। पीपल्स पार्टी ने खैबर पख्तूनख्वा में 2 सेनेटर्स मुंतखब कराने के लिए 10 वोट सियासी किसी नादीदा असूल के तहत हासिल कर लिए और आज शफाफियत, ईमानदारी और जमात से वफादारी का शोर उठाए और धूम से उठ रहा है और खूब उठ रहा है। बट शुतर बेमुहार निजाम का तीसरा पहलू उन दस्तावेजात में यहां होता है कि जिनके मुताबिक तहरीक इंसाफ ने यूएई से जो फंड्स जमात के नाम पर हासिल किए वो 3 अरकान के जाती अकाउंट्स में से, जिसके अंदर एक टेलीफोन ऑपरेटर, एक अकाउंटेंट है और दीगर और एक ऑफिस बॉय भी है, उनके अकाउंट्स में इन फंड्स की मुंतकली जमात के फाइनेंशियल बोर्ड की बाकायदा इजाजत से हुई। यह केस इलेक्शन कमीशन में जेर समात है और दरख्वास्त गुजार को मौकफ भी यही है। अब इस शुतर बेमुहार निजाम में वकला अपने पेशे का तकद्दुस फरामोश कर दें या फिर अवाम का मुंतखब नुमाइंदा अपने जमीर का सौदा कर बैठे और बार बार करता चला जाए तो सजा कैसी और जजा कैसी। इसी हवाले से आज बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शफकत महमूद साहब, वफाकी बराए तालीम। हमारे साथ मौजूद हैं राना तनवीर साहब, मेंबर कौमी असेंबली हैं PMLN की जानिब से। लास्ट बट नेवर द लीस्ट, कमर जमान कायरा साहब, साबिक वफाकी वजीर इत्तलात रह चुके हैं, पीपल्स पार्टी की जानिब से हमारा साथ देंगे। वेरी शॉर्ट ब्रेक, वी गोना बी राइट बैक। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। शफकत महमूद साहब, आपसे आगाज करूंगी। सर, पहले तो बता दीजिएगा कि इस पूरे इसको कह लीजिए सेनेट गेट ये लीक्ड वीडियो जो है, इसको हर जमात के लिए मुख्तलिफ जाविये से देखना पड़ेगा और आपकी जमात के जाविये से अगर देखा जाए, आपकी तरफ से देखा जाए, क्या ये फकत इत्तफाक है कि पहले आप लोग अदालत गए, उनसे उनकी ओपिनियन मांगी, उसके बाद ऑपोजिशन को मनाने की कोशिश की, जिधर वो ना मान सके ऑर्डिनेंस ले आए, ऑर्डिनेंस के बाद उसको कानूनी करार दिलवाया अदालत की तरफ से, और उसके बाद ये वीडियो का भी फकत इत्तफाकन इसी टाइम के ऊपर रिलीज हो जाना कि मजीद और प्रेशर पड़ सके, चाहे हिज़्ब इख्तिलाफ है या अदालत है, दोनों के ऊपर। एंड ऑल दिस कैन नॉट जस्ट बी फॉर नथिंग। हमें खबरें ये भी आ रही हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब में आपके वोट टूटने का भी खतरा है। इज ऑल दिस मेयर कोइंसिडेंस? वोट टूटने का खतरा नहीं है। बात यह है कि ये इसकी सब्सटैंटिव चीज देखिए। सब्सटैंटिव चीज क्या है कि अखलाकियात, जिसका जिक्र आपने अपने इंट्रो में किया कि अखलाकियात का कितना फुकदान है, कि यहाँ पे जो हमने 20 लोग निकाले थे, किस लिए निकाले थे? इसलिए कि उनको स्ट्रेट फॉरवर्ड हॉर्स ट्रेडिंग हो रही थी, उनको पैसे दिए जा रहे थे और अब ये वीडियो आ गई है मंजर आम पे और उससे नजर आ रहा है कि थदियां लगी हुई हैं नोटों की। तो यही चीज हम कह रहे थे। के तकाजे तो ये भी थे कि उबैदुल्लाह मायार के जो वीडियो में नजर आ रहा है और इमरान खान 2018 में इस वीडियो को देख चुके हैं, उसको फिर टिकट देना, फिर इलेक्शन लड़वाना, फिर उसको वजीर बनाना, ये कौन सी इखलाकियात? मुझे नहीं पता कि इमरान खान ने उबैदुल्लाह मायार का देखा या नहीं देखा। मेरा नहीं ख्याल देखा होगा, लेकिन मैं सिर्फ आपसे कह रहा हूँ कि आप सर, मैं आपको दिखा देती हूँ, अगर हम बुरा ना मनाइए। एक दफा ये 2018 की इमरान खान के जलसे से खिताब सुन लीजिए। एक मिनट, आप प्रोसेस में फंस गई। सब्सटेंस की बात करें। सब्सटेंस की बात यह है कि अखलाकियात क्या होनी चाहिए जमहूरियत में या नहीं होनी चाहिए। और अगर इस्लामियत जमहूरियत में होनी चाहिए तो हमारा जो एक दफा मुलाहिजा कीजिए इमरान खान 2018 में इस वीडियो के हवाले से क्या 20 अपने एमपीज को करप्शन के ऊपर निकाल दे, कभी सुना है? बताएं। ये सेनेट के ऊपर हमारे पार्लियामेंट के मेंबर्स सालों से अपने आप को बेच रहे थे, क्यों नहीं कभी किसी ने किसी को निकाला? ये पहली दफा तो चोरी नहीं हुई। 20 पार्लियामेंटेरियंस को हमने निकाला है और मैं वो पार्लियामेंटेरियंस, अगर आप ये देख रहे हो जिनको मैंने निकाला है,
मेरा एक छोटा सा पैगाम है आपके लिए। कईयों ने कुरान पे हाथ रख लिया है, कई कहते हैं जी हमने हमारा पर गलत हो गया। ये मेरी बड़े गौर से बात सुन लो। हमें पता तो पहले चल गया था, लेकिन जब तक मैंने ये नहीं पता चलवाया कि एक एक नाम ने बाकी पैसे लिए, मैंने अनाउंस नहीं किया। आप में से अगर किसी को शक है, हमने आपको चार्जशीट किया हुआ है, आए, हम आपको बुला रहे हैं, आए बैठे, मैं आपको अपनी आंखों से दिखाऊंगा। आप नोट गिन रहे हैं, आप देखेंगे कि आपकी वीडियो है, आप नोट गिनते हुए। ये आपने देखा शफकत साहब, ये वीडियो 2018 में इमरान खान देख चुके। देखें, जिन लोगों को निकाला उनको बाद में टिकट तो नहीं दिया ना, 20 लोगों को पार्टी से निकाल दिया। पहले आज तक पाकिस्तान की तारीख में किसी ने 20 लोगों को निकाला है? ये सेनेट में ये जो पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन कहती हैं कि जनाब हमारे 14 या पता नहीं 20 सेनेटर जो है वो चेयरमैन के वोट में चले गए। इन्होंने कमेटियां बनाई, कमेटियां बना के क्या किया इन्होंने? किसी के खिलाफ एक्शन लिया? और बाबा सब्सटेंस की देखें, अखलाकियात की फुकदान इसलिए है कि हम लोग इस पर मुत्तफिक नहीं होते। इनका आप देखें, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में दोनों जमातें कहती हैं कि जी सेनेट का इंतखाब ओपन बैलेट से होना चाहिए। उसके बाद कमेटी ऑफ द होल जो है सेनेट की, वो मिल के बैठ के कहती है, सारी पार्टियां जिसमें शामिल है, जो कि 3 बड़ी पार्टियों के अलावा और पार्टियां भी शामिल है, वो सारी कहती हैं कि जी ओपन बैलेट होना चाहिए। और उसके बाद जब तो दो राय नहीं है ना, मैं आपसे इत्तेफाक करती हूं, ये मिसाके जमहूरियत का भी प्रिंट मौजूद है सर, मगर आप कैसे कह सकते हैं मीन्स टू एन एंड को इग्नोर कर दिया जाए? आप एक आर्जी इंस्ट्रूमेंट आई.ई. द ऑर्डिनेंस, उसके थ्रू एक मुस्तकिल हल चाह रहे हैं। 120 दिन बाद वो लैप्स हो जाएगा, आपको बाद में भी कानून साजी करनी होगी उस हवाले से, उसके जरिए आप एक मुस्तकिल 6 साल के लिए सेनेटर्स ले आएंगे। सो कहने का मकसद ये है कि मीन्स टू एन एंड आर इंपॉर्टेंट। सुल्तान मोहम्मद खान को क्यों आज निकाला है? यानी कि तब नहीं पता था, या सुल्तान मोहम्मद खान को इसलिए निकाला है कि वो वीडियो में नजर आया है। और दूसरी बात ये वीडियो तो 2018 में देख चुके थे इमरान खान साहब, तब नहीं देखा था। मुझे एक चीज बताएं मेहर, कौन सी चीज इसमें अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? हम सुप्रीम कोर्ट में गए, वो डेमोक्रेटिक डिस्पेंसेशन का हिस्सा है। कॉन्स्टिट्यूशन की एक स्पिरिट भी होती है ना, एक रूल भी होती है, ऑर्डिनेंस किया, एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस भी होता है। वो हिस्सा है, आइन का हिस्सा है। कौन सी चीज गैर आईनी की है? कोई एक चीज बता दें। अच्छा, राना तनवीर साहब, उनकी बात सही है, कौन सी चीज गैर आईनी है? आप लोग सादा अक्सरियत से एक करारदाद ले आइए इस ऑर्डिनेंस के खिलाफ। आप अदालतों का रुख सारे कर रहे हैं, पीडीएम की सारी जमातें, तो आप एक सादा अक्सरियत जमा करें, लोगों को इकट्ठा करें और ले आइए रेजोल्यूशन, ये ऑर्डिनेंस, अपनी मौत आप मर जाएगा। सब्सटेंस, ये शफकत महमूद साहब बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं। सब्सटेंस की बात यह है कि पॉलिटिकल कैरेक्टर, पॉलिटिकल कल्चर इतना स्ट्रांग होना चाहिए, और आप उसको इस प्ली से डिफीट नहीं कर सकते कि जी क्योंकि ये हॉर्स ट्रेडिंग होती है, चंद लोग करते हैं, तो इसको आप ओपन कर दें। और स्पिरिट ये है कि ये इलेक्शन का प्रोसेस निगेट आप कर रहे हैं। आप उन लोगों पे अदम एतमाद कर रहे हैं जो 95% करैक्टर वाले लोग हैं और अपनी अपनी पार्टी के जो भी कैंडिडेटों को टिकट मिलता है उसको वोट देते हैं। तो अभी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ था तो 5-6 गए थे बंदे। तो खुदा के लिए ये किस तरह आप राणा साहब फिर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी क्यों साइन किया था? यार मैंने आपकी बात सुनी है शफकत, आप फिर चुप करें ना। मेरी बात सुनने तकलीफ बड़ी होती है आप लोगों को जब सच्ची बात करें। तो आपको याद दिला रहा हूं, मैं तो आपको याद दिला रहा हूं। ऐसी चीज हम एक ऐसी चीज करने जा रहे हैं कि जो कल को, ये मुझे बताएं, मेरा ईमानदारी से बताएं, क्या एमएनए एमपीए के इलेक्शन पे ये एलिगेशन नहीं है कि करोड़ों खर्च करके लोग आते हैं? क्या ये जिला काउंसिल के इलेक्शन होते हैं, लोकल बॉडीज के इलेक्शन होते हैं, वहां पे खरीदो फरोख्त का इल्जाम नहीं है? तो फिर उनको भी ओपन कर दें, तो फिर मेरा भी इलेक्शन ओपन कर दें, वहां भी पैसे चलते हैं। तो ये फंड क्या है? ये फंड भी एक तरह की प्राइम मिनिस्टर, तो वो तो डायरेक्ट इलेक्शंस है ना, एमएनए एमपीएस के डायरेक्ट इलेक्शंस हैं। अगर टिकट लेने के लिए आप कह रहे हैं तो वो अलग बात है, मगर उनकी बात में वजन मिसाके जमहूरियत में तय कर लिया था। तो अब या तो आप कहें कि मीन्स या प्रोसेस के ऊपर आपको फकत इख्तलाफ है, तो ठीक है, एग्रीएबल है, उस पर बहस कर ले। मैं तो आपको एक कानूनी रास्ता भी बता रही हूँ, रेजोल्यूशन ले आए। पार्टी में प्लीड किया था कि ये सीक्रेसी जो है, ये इलेक्शन की रूह है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस की रूह है। सर, ये हमारे ऊपर शायद लागू नहीं होती ना, हमारे ज़मीर बराए फरोख्त हैं। इस सीक्रेसी का क्या कीजिए? अगर आप इजाजत दें, मैं आपके सामने पेश करना चाहूंगी 2018 के कुछ फैक्ट। इस इमाम में सभी नंगे हैं राणा साहब। तो राणा साहब कहीं से आगाज ना करें, अगर हर जगह से करप्शन हो रही है तो इस वीडियो के बाद तो एक बिल्कुल प्रेशर तो बढ़ेगा। वोट देता है
तो ये क्या, आप किधर आप चल पड़े हैं? आप एक ऐसी चीज पे जहां मैं समझता हूं कि एक इनको फियर है, इनके अंदर एक चीज समाई हुई है और फिर वन टाइम ये कर रहे हैं। मुझे बताएं, जब भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी है तो उसकी एक स्पिरिट है, एक तरीकाकार है कि कोई अमेंडमेंट मुझे बताएं जो कंसेंसस ना हुई हो। 93 का कॉन्स्टिट्यूशन बना, उस वक्त भुट्टो साहब ने सब चले आप स्पिरिट का और रूह का ख्याल रखेंगे, चाहे बिकाऊ माल जो है वो बिकता रहे और खरीदो फरोख्त होती रहे। इधर तो रिश्वत लेने और देने वाले दोनों जहन्नमी है ना। इधर तो ये सवाल कोई नहीं उठा रहे इनको पैसे दे कौन रहा था। एंकर जो है वो पैसे लेते हैं और तरह तरह की चीजें हैं, बहुत सारी बातें होती हैं। तो फिर आप भी अपने बिल्कुल सही आप कह रहे हैं सर, एंकर भी पैसे लेते हैं, जर्नलिस्ट भी लेते हैं, जनरल भी पैसे लेते हैं सर, बुकला भी पैसे लेते हैं, इधर जजेस भी लेते हैं, सियासतदान भी लेते हैं। इस इमाम में सभी नंगे हैं, कहीं से तो बिस्मिल्लाह करनी है ना या नहीं करनी? इसमें परसेंटेज देखें, 4-5 बंदों के जरिए आप सिस्टम को एक तबाह करना चाहते हैं। अच्छा कायरा साहब, इसके ऊपर आपका क्या मौकफ है? क्योंकि मैं कुछ एक दो फैक्ट्स रखना चाहूंगी सामने सर। ठीक है सर। कायरा साहब, 2018 के इलेक्शन में पंजाब के लिए एक सेनेटर मुंतखब करने के लिए 46 वोट चाहिए थे। तहरीक इंसाफ के चौधरी सरवर साहब गो के तहरीक इंसाफ के पास 30 रुकन सूबाई असेंबली थे पंजाब में, 16 वोट एक्स्ट्रा लेके चौधरी सरवर साहब बन गए। मैं नहीं कह रही खरीदे उन्होंने, शायद मसलेहतन या वो करिश्मेटिक बहुत है उनको मिल गए। ठीक है सर, सिंध के अंदर भी एमक्यूएम का 2 सेनेटर होने चाहिए थे, इनके जितने नंबर थे 50 तकरीबन गालिब इन्होंने पकड़े हुए हैं। राणा साहब मुझे इजाजत दीजिए, बिल्कुल इस बात के ऊपर बात करते हैं। कायरा साहब, सिंध के अंदर भी 2018 में 2 सेनेटर एमक्यूएम के निकलने चाहिए थे, एक निकला, इनके साथ भी ज्यादती हुई। पीएमएल-एफ के अगर आप देखें तो 12 बंदे खरीदे गए, दबाव में आए, जो भी हुआ, एक सेनेटर जो है इनका निकला इसके अंदर से, जो कि नहीं बनता था एट दैट टाइम। खैबर पख्तूनख्वा में सर 6 से 7 सीटें थी आपकी, पीपल्स पार्टी ने 10 वोट जरदारी साहब के करिश्मे से खरीद लिए। पीएमएलएन की भी नहीं सीट निकलती थी, पीएमएलएन ने भी सेनेटर निकाल लिया खैबर पख्तूनख्वा में से, पीएमएलएन के पास फकत 16 लोग थे। मेहर, आपने अपने इंट्रो में मसले का सारा हल बता दिया, आपने सारा मसले की निशानदेही भी कर दी। मेरा ख्याल है मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं आपके अल्फाज को ही अपना मौक़िफ़ समझता हूँ। ये हमारा एक अफसोसनाक माजी है, और सिर्फ माजी नहीं है, हाल भी को अच्छा नहीं। यकीनन पाकिस्तान के अंदर खरीदो फरोख्त होती नहीं, और खरीदो फरोख्त सिर्फ पैसों से नहीं होती, आपको ओहदों से होती है, आपको वजारतों से खरीदो फरोख्त होती है, और बहुत सारे ज़राए होते हैं जो लोगों की नजर में नहीं आ सकते। ये तो किसी एजेंसी ने बना लिया होगा फुटेज, और ये फुटेज आपने बड़ा दुरुस्त कहा कि आप ये फुटेज 2.5 साल के बाद एक खास मौके पर जारी कर रहे हैं, जिसका मकसद अदालतों को और पब्लिक ओपिनियन को टैकल करना है और अदालतों को प्रेशर में लाना है। वरना ये वीडियो तो आपके पास पहले थी, उस वक्त आपने क्यों नहीं चलाई इसको, और आज इस खास मौके पे क्यों, जबकि आप के उस कानून को लोग चैलेंज करने जा रहे हैं, अदालतों में जा रहे हैं। सवाल ये है कि कानून इसके 2 रास्ते होंगे। नंबर 1, इसकी लेजिस्लेशन होनी चाहिए। लेजिस्लेशन का बेहतरीन तरीका क्या? पाकिस्तान के आईन के अंदर अमेंडमेंट होनी है। गवर्नमेंट पहले तो खुद क्लियर नहीं है ना सर, इसके ऊपर राय देगी ना सुप्रीम कोर्ट? नहीं, देखिए ना महर, उसमें मसला ये है कि वर्डिक्ट की तो बात रुकी नहीं ना। पहले तो ये चले गए, उन्हें पता था कि हमारे पास अक्सरियत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट चले गए। जब इलेक्शन कमीशन ने, बाकी लोगों ने, सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान ने और पाकिस्तान की सियासी जमातों ने इस सारे अमल को मुस्तरद कर दिया, और खासतौर पर इलेक्शन कमीशन ने, तो इन्हें समझ आ गई कि यहाँ से तो रिलीफ ना मिले। फिर आप वापस आए पार्लियामान में, और पार्लियामान में जब आपको उसको ले करने की कोशिश करते हैं तो साथ एक 2 पाख और लगा देते हैं। ठीक है, मगर कायरा साहब, कथा कलामी माफ, ये सारी बातें सामने हैं। आपने तो लोगों को नेम एंड शेम करना था, कमेटियां बनानी थी, क्या बना आप लोगों का हिस्से? पहले आपके पहले सवाल का जवाब दे लूं, मैं उस पर फिर आता हूँ। सवाल ये है कि इन्होंने, अगर इनके हाथ साफ थे तो ये बात दुरुस्त है कि इस निजाम को शफाफ होना चाहिए, बिल्कुल करप्शन का खात्मा होना चाहिए। लेकिन आपने उस कानून के अंदर एक और काम डाल दिया कि जी आप डुअल नेशनलिटी को भी राइटफुल कर दें और रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से कर दें, ताकि आपके वजीरों के जो केस लगे हुए हैं अदालतों में, वहां से उनको रिलीफ मिल जाए। तो आपकी नीयत सामने आ गई। फिर वहां से जब नहीं हुआ तो फिर आपने ऑर्डिनेंस जारी कर दिया, और ऑर्डिनेंस भी कंडीशनल जारी कर दिया। तो ये एक अच्छा काम होगा, शायद गवर्नमेंट का इरादा कि इस पे शफाफियत आए। अगर ये
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी को मानते हुए अपोजिशन के साथ बैठ के मुज़ाकरात करके आप या फिर बैठते कहेंगे सर, वो तो NRO, आप लोग तो हर जगह फिर कहते हैं कहते कि हैं अब NRO। बात करने की गुंजाइश खत्म हो गई है, मगर सर मेरे पास वक्त कम है, वो इसलिए मैं अब आपसे हुई ना। एक लेकिन एक सवाल मैं बड़ा बात पर्टिनेंट क्या है, पूछूंगी। मैं एक मिनट, कायरा साहब, मुझे आज पता बात पीपल्स खत्म हुई सर ना। पीपल्स उससे पार्टी पहले के क्यों नहीं लोगों कर ने लिया? किसकी ईमा पे वोट खरीदे हैं? आपके 6-7 बंदे थे, आपने अपने खैर, 2 मैं- सेनेटर्स खैबर मेरी तो पख्तूनख्वा से गुजारिश कैसे ये निकाल है- लिए? मेरी तो गुजारिश ये है कि ये माजी का किस्सा है, ये सिर्फ माजी में नहीं है, ये हाल में भी हो रहा है, हर सेक्टर ऑफ लाइफ में हो रहा है। और ये सिर्फ कानून बनाने से नहीं रुक जाएगा, जब तक पब्लिक ओपिनियन इसके खिलाफ खड़ा नहीं होगा, लोग खड़े नहीं होंगे। और हम जैसे लोगों को, अगर मैं भी गलती करता हूं और मुझे वोट के जरिए, वोट के हंटर से मुझे मारेंगे, तो तब मुझे सजा मिलेगी। ठीक है, मगर सर आपको लगता है इस वीडियो के बाद आप लोगों पे गैर मामूली प्रेशर आएगा अब ऑपोजिशन पे? सर ये रोज चलेगी, रोज हम दिखा रहे हैं और आप लोग फिर भी इसके हक में ना हो। महर, गुजारिश ये है कि हमारा मुआशरा एक बीमार मुआशरा बना दिया गया है। ठीक वो है। मुआशरा जहाँ पे ताकतवर कानून को तोड़ के, आइन को तोड़ के अपनी ताकत का इजहार कर रहा हो, अपनी मर्जी के फैसले करा रहा हो। इमरान खान साहब को क्या पता नहीं था? ये जो 20 लोगों को पैसे दिए थे पीटीआई ने, या लिए थे उन लोगों ने, ये स्पीकर हाउस में बैठ के, ये आप मान सकते हैं कि लीडरशिप के मर्जी के बगैर हुआ था? ये मान सकते हैं? तो क्या फैसला हुआ उसके बाद? जमात जी, मैं कह रहा हूँ इससे कोई जमात भी मुफर नहीं है, हम सारे इसी के चटे बट्टे में हैं। ठीक है सर, अगर आप मुझे इजाजत दें क्विकली, राणा साहब मैं अगर अगेन मैंने बात वाई की, नाउ, मेरा सवाल आप वाला है कि वाई नाउ? मेरा ठीक है, वो बात है वाई नाउ, ये अभी क्यों एकदम आई है, मगर सर फिर एक और तरीका भी है, वाई नॉट नाउ देन व्हेन, कब करना है ये काम सर? ऑफ कोर्स आप अभी करें। सरदार इदरीस हमारे साथ मौजूद है, तहरीक इंसाफ की जानिब से हैं, काला भी गया। सरदार साहब अस्सलाम वालेकुम। सर वीडियो मंजर आम पर आ गई है, इसके ऊपर शायद आपकी एक जमात थी तहरीक इंसाफ जिसने एक्शन भी लिया, अब तो सुल्तान मोहम्मद खान साहब पे भी जो है एक्शन ले लिया गया है, मगर सर ये आप कुछ बताना चाहेंगे, पैसे दे कौन रहा था, ये सिचुएशन क्या थी? शाबाश, मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ कि मैं सबसे एक अपील करता हूँ कि सारा का इलेक्शन में तमाम चीफ मिनिस्टर ने इशू किया था उसके मुताबिक वोट थी, उसका अब थैला इलेक्शन कमीशन के उसमें चेक करेंगे मेरा कोड है। अगर मेरा कोड आइडेंटिफाई हो जाता है, वेरीफाई हो जाता है, तो फिर मैं इनोसेंट हूँ। मैं ये गुजारिश करता हूँ कि उस वक्त परवेज खट्टक ने ये चेक किया था। आपको मालूम है कि प्रायोरिटी 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 तक वो देते हैं कि वोट आइडेंटिफाई करने के लिए किसने किसको वोट दिया। उसूली तौर पर 1 और 2 का ही होता है, या 3 तक जाता है, लेकिन वो फालतू कोड इस वजह से देते हैं कि हर वोटर, हर एमपीए की वोट को जो है वो वेरीफाई किया जा सके, और मेरी वो वेरीफाई हो चुकी है। ये टेम्पर किया गया है मेरे खिलाफ जो है वो, मुझे मालूम है कि हमारे अपने लोग मौजूद है, मेरा हल्का उन्होंने सारी जो मेरा बेस था वो उन्होंने उस वक्त इलेक्शन कमीशन ने इन्होंने मेल मिलाप करके वो मेरा हल्का सर आप पैसों का बताएं, कौन दे रहा था, कौन ले रहा था? मुबैना लेने वालों में आपका नाम भी है? लिए ना कोई पैसे हमने लिए, ये मेरी वीडियो है, ये टेम्पर की गई है, ये एडिट हुई है। आपको इंसर्ट कर दिया गया वीडियो के अंदर? आपको इंसर्ट कर दिया गया वीडियो के अंदर? मैं दावे के साथ कहता हूँ कि इंसर्ट किया गया, और मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि मैंने वोट पीटीआई को दिया है। इस वीडियो का भी अब फोरेंसिक ऑडिट होना जरूरी है, मुझे लगता है सर, ये तो बड़ी कमाल बात होगी। ऑडिट जरूरी है, और इलेक्शन कमीशन में वोट मौजूद है, उसमें मेरा वो वोट चेक कर सकते हैं कि मैंने किसको वोट दिया है। सर इस मुल्क के अंदर ना आईपीपीस का फोरेंसिक ऑडिट हुआ है, ना ही वो जज अरशद मलिक, अल्लाह को प्यारे हो गए, अल्लाह जन्नत नसीब करे, उनकी वीडियो का भी फोरेंसिक ऑडिट आज तक नहीं हुआ। आप इस फोरेंसिक ऑडिट की बात कर रहे हैं जो, हाँ, जो लिफाफे के अंदर 12-13 वोट हैं, वो इलेक्शन कमीशन से मंगवा के वो तो खोल के देखे जा सकते हैं। मैं कोड को भी दे देता हूँ अपने, बल्कि मैंने आपको व्हाट्सएप कर दिए होंगे कोड। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जी सरदार इदरीस साहब। राणा साहब आप देख रहे हैं कि वो क्या भी फोरेंसिक होना चाहिए सर, मगर मुझे एक बात बताइए कि पीएमएलएन की तो 16 मेंबर थे खैबर पख्तूनख्वा में, एक सीट बनती थी आपकी, 16 ही वोट चाहिए थे एक सेनेटर मुंतखब करने के लिए, आपने 2 सेनेटर्स कैसे निकाल लिए? इस पे भी रोशनी डालें। मैं समझता हूँ कि ये कहना कि सब लोगों ने पैसे लिए हैं, ये जो जितना भी है 90% ये सारा गंद जो है वो तो पीटीआई का को मिलेगा। क्या चौधरी सरवर ने वोट लिए, खरीद के लिए, किस तरह लिए, क्या उसको
बाद में लगाया, क्यों लगाया जब पता है कि उसने वोट मैनेज किए हैं, वो एक डेविएट किया है। क्या जो वजीर आला इनका है वो 6 लोटे हमारे लेके फिर रहा है, क्या ये जायज बात है? ये किस करप्शन की या किस करैक्टर की बात करता है, पॉलिटिकल करैक्टर की? तो ये अगर यहाँ पे इन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस चेयरमैन के खिलाफ था, 5-6 बंदे 4 इन्होंने जो लेके गए दूसरी तरफ PMLN या PPP के या अपोजिशन के, वो कौन लेके गया? तो ये खुद तो ये इन्वॉल्व है। आज 50-50 करोड़ और उधर भी वो पैसे दे रहे हैं MPs को और उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग कर रहे हैं। ये भी जिस तरह खैरा साहब ने कहा करप्शन है। तो मेहर खुदा के लिए एक सिस्टम है, उस सिस्टम को बजाय कि हम पार्टी को अपनी पार्टी को तगड़ा करें, कुछ अगर गंदे कुछ लोग हैं 3, 4, 5, 6 उसमें निकल आते हैं, तो ये तो वीडियो आपकी जमात को सवाल नहीं उठाना चाहिए था कि हमारे तो अंदर पड़े 16 वोट थे, 16 मेंबरान है, 16 वोट से 1 सेनेटर है, 2 कैसे निकल आए? नहीं, वो अगर लोग मैनेज करते हैं, ये सीक्रेसी जो बैलेट किया है, कुछ कॉन्शियस वोट होता है, कुछ अगर मैं यहाँ सुन रहा हूँ तो आपको पड़ा जो खैबर पख्तूनख्वा में दूसरा सेनेटर निकला, वो जमीर का वोट था, कॉन्शियस थे, कमाल बंदा था और क़यादत तो उससे भी आला था। ठीक है जी शफकत साहब, मौलाना साहब कह रहे हैं अदालत मुल्क की सियासत में अपने आप को मुतनाज़े ना बनाए और इदारों को मुतनाज़े मजीद आपकी हुकूमत बनाती चली जा रही है। एक तरफ तो आपको पता है एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ भी एक सियासी रंग में उनको धार दिया आप लोगों ने, दूसरी तरफ अब अदालत को भी आप सियासत में खींच रहे हैं। ये अदालत को हम सियासत में नहीं खींच रहे, हक है, हम इसलिए अदालत में गए और अदालत से एडवाइस लेने गए। और अगर अदालत ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होनी चाहिए तो हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मूव की हुई है। अगर अदालत कहती है कि नहीं लेजिस्लेशन हो सकती है तो ऑर्डिनेंस भी आइन का हिस्सा। ये माशाल्लाह बड़ी देर से अपनी लीडरशिप का हिस्सा है। तो जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया जा रहा था तो उस वक्त इनको इस चीज का ख्याल नहीं आया था कि ये कहेंगे कि अगर सेनेट के इलेक्शन ओपन हो तो उससे सारे जो पार्लियामेंटेरियंस है मतून हो जाते हैं। इसी तरह कायरा साहब की पार्टी ने भी उसमें साइन किया। फिर नॉट ओनली 18वीं तरमीम में भी ये काम कर सकते थे क्योंकि मिसाक जमहूरियत साइन हो गया था। मगर सर आप बताइए, क्योंकि आप लोगों का अखलाकी दर्जा इतना बुलंद है इन दोनों लोगों से, इन दोनों जमातों से, तो क्या सेनेट का चेयरमैन भी अब आप ओपन वोटिंग के थ्रू ही मुंतखब कराना चाहेंगे? देखें, सेनेट का चेयरमैन जो है वो एक अलग चीज है और सेनेटर इलेक्ट होना असेंबलीज और नेशनल असेंबली वो बिल्कुल एक अलग चीज है। उन दोनों को मिक्स ना करें। पहली तो बात यह है कि क्या मॉरली दोनों मेरे भाई जो इस वक्त मेरे साथ प्रोग्राम में हैं, ये क्या 1 मिनट के लिए ये कह सकते हैं कि ये जो हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, जो ऐसे चल रहे हैं, ये ठीक है? क्या ये जमहूरियत का हिस्सा होना चाहिए? तो इसको रोकने के लिए और जो भी हम इस्लाहत कर सकते हैं उसके लिए तैयार है। लेकिन अभी तो इलेक्शन आ रहा है, तो इस इलेक्शन के लिए अगर हमने एक तहरीक की है जो एक अखलाकी तहरीक है, तो फिर इनको तो वेलकम करना चाहिए, क्योंकि ये तो इनका पुराना अपना स्टैंड था। 2019 में एहसन इकबाल की ने ये कहा था ओपनली कि जनाब हम तो चाहते हैं कि ओपन बैलेट हो। तो ये जो ये सियासी ठीक है सर, मेरा वक्त खत्म हो गया। आखिरी सवाल राना तनवीर साहब, इमरान खान साहब ने ट्वीट किया है कि पीडीएम केबल चाहती है कि वो करप्शन फ्रेंडली सिस्टम को सपोर्ट करे। इस तरह की वीडियोस मंजर आम पे आती रहेंगी और ये तासुर जो है वो तगड़ा होता चला जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। तो सिलेक्शन है, ये तो इलेक्शन ना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ राना तनवीर मौजूद थे, शफकत महमूद साहब और कमर जमान कायरा साहब। वेरी शॉर्ट ब्रेक। और क्योंकि फोरेंसिक ऑडिट की बात हुई तो जो ऑडिट नहीं हुआ लेकिन एक एग्रीमेंट जरूर तय पा गई, वफाकी काबीना ने किस चीज की आज इजाजत दी है उसके ऊपर बात करेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। स्टे विद अस ऑन न्यूज़ आई। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। नाज़रीन, वफाकी काबीना ने बिजली की 47 में से 46 पैदावारी कंपनियों को 403 अरब रुपए की अदायगी की मंजूरी दे दी है। काबीना कमेटी बराए तवानाई और इक्तिसादी राब्ता कमेटी से मंजूरी के बाद आज काबीना ने यह भारी रकूम अदा करने की इजाजत ऑफिशियली भी दे दी और इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स को मुआहदे के तहत 2 एक साथ में ये भारी रकूम अदा की जाएंगी। इंक्वायरी रिपोर्ट में आपको याद होगा, इसके ऊपर हमने शोज भी किए थे, IPP से 1000 अरब रुपए की इजाफी अदायगियां वसूल करने की सिफारिश की गई थी। एक्सेस पेमेंट्स की मद में यह अमाउंट हमें बताया गया था, मगर हुकूमत 403 अरब रुपए देने पर रजामंद हो गई है। 7 अगस्त 2019 को वजीर आजम पाकिस्तान ने रिपोर्ट बनाने का कहा, कमेटी तश्कील पाई। रिपोर्ट में IPPs पॉलिसी पर
हर जाविये से बात की गई कि इस पर अमल दरामद करवाकर कैसे फर्क लाया जा सकता है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि मामूली से हेरफेर की वजह से रियासत को कितना नुकसान पहुंचाया जाता है, मिसकैलकुलेशंस की वजह से, मिसडिक्लेरेशंस की वजह से, और रियासत मुआहिदों की वजह से इन पर अमल दरामद करने पर मजबूर भी होती है। 1994 में लगाए गए IPPs पर अब तक 8 गुना और इब्तदाई सरमायाकारी पर 6 गुना कमा चुके हैं, यह हमें रिपोर्ट में बताया गया। रिटर्न ऑन इक्विटी की मद में 10 कंपनियां 40 से 79% तक कमा चुकी हैं, यह भी रिपोर्ट में बताया गया। 2002 की पॉलिसी के तहत लगने वाले IPPs रिटर्न ऑन इक्विटी की मद में 87% तक कमा चुके हैं, ये 9 गुना मुनाफा और सरमायाकारी पर 7% कमा चुके हैं। आपको ये बताते चलें कि जिन 100 अरब का जिक्र हो रहा था, इसके अंदर से एक भारी अक्सरियत जो है वो CPEC प्रोजेक्ट्स की है, जो कि चीनी हुकाम से डिस्कस या रीनेगोशिएट होंगे। और 2002 के जो प्लांट्स हैं 53 अरब रुपए एक्सेस पेमेंट्स इनकी मद में बताई जा रही है। और अब ये भी तय पाया है कि ये एक्सेस पेमेंट्स कैसे ली जाएंगी, इस पे भी इत्तेफाक हो चुका है। आपको मजीद डिटेल्स देते हैं, खालिद मंसूर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप एक्टिव ऑफिसर हबको हैं और हुकूमत पाकिस्तान से नेगोशिएशंस की टेबल के ऊपर IPPAC यानी कि IPPs के बिहाफ के ऊपर नेगोशिएशंस को हेड भी कर रहे थे। वेरी वार्म वेलकम टू यू खालिद साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस इंडीड। सर बताइएगा कि हमें बताया जा रहा है कि जो वो MOUs थे जो अग्रीमेंट्स की शक्ल पा गए हैं, बचत का तखमीना लगभग 886 अरब रुपए तक बताया जा रहा है। ये किन किन चीजों के ऊपर बचत की गई है, किस तरीके से बचत की गई है, अगर आप मुख्तसरन बता दें। जी महर, शुक्रिया इनवाइट करने का दोबारा से। पहले मैं एक क्लैरिफिकेशन दे दूं, जो आपने फरमाया कि 403 अरब रुपया IPPs को दिया जा रहा है, ये वो पेमेंट है जो ओवर ड्यू थी IPPs की फॉर द लास्ट मैनी ईयर्स। यस, 10% सालाना पे अगर हुकूमत जिन पे पड़ रहा था जी, अगर मतलब जिस पे अगर डिले करेगी हुकूमत तो उस पे 10% जो सूद है या उसके ऊपर इंटरेस्ट है वो भी एक्रू हो रहा था। तो द सूनर गवर्नमेंट इज गोइंग टू बी पेइंग दीज ओवर ड्यू अमाउंट्स, द बेटर इट विल बी फॉर द गवर्नमेंट। अच्छा, अब जो मुख्तसरन मैं अगर बताऊं कि इसके अंदर एक बहुत ही कॉर्डियल इन्वायरमेंट के अंदर ये सारी नेगोशिएशन हुई, और उस नेगोशिएशन में मोहम्मद अली साहब जिन्होंने ये रिपोर्ट तश्कील दी थी वो भी काफ़ी हद तक इसके अंदर इन्वॉल्व रहे। और इसमें अगर मैं आपको सिर्फ बॉटम लाइन बताऊं कि IPPs ने सेक्टोरल सस्टेनेबिलिटी के लिए और नेशनल स्टेबिलिटी के लिए ये सारी की सारी जो कंसेशंस दी हैं, और इन रिटर्न IPPs ने वर्चुअली कुछ भी नहीं मांगा। सिर्फ 2 कंडीशंस थी कि एक ये है कि हमारी ओवरड्यू पेमेंट्स हमें अदा कर दी जाएं, क्योंकि पूरा का पूरा पावर सेक्टर जो है वो शदीद लिक्विडिटी का शिकार था, और दूसरा ये था कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स को लेटर एंड स्पिरिट्स के अंदर फॉलो किया जाए। अनप्रेसिडेंटेड ये चीजें हैं, क्योंकि लास्ट प्रोग्राम में आपने पूछा था कि क्या क्लॉबैक हो सकता है। अगर कॉन्ट्रेक्चुअली मैं आपसे पूछूं, जिसका तस्करा प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी किया कि अगर IPPs चाहते तो वो ना मानते और वो फिर सहारा लेते लंदन कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन का। लेकिन मैं समझता हूं कि जितने भी IPPs हैं उन्होंने नेशनल इंटरेस्ट को मद्देनजर रखते हुए ये अनप्रेसिडेंटेड कंसेशंस दी हैं। इसमें जो कंसेशंस हैं वो मुख्तलिफ, आप चले बता दीजिए पहले जी। वो मुख्तसर वो मुख्तलिफ नौइयत की हैं जो कंसेशन दी गई हैं। सबसे पहले तो ये है कि लेट पेमेंट सरचार्ज जो कि कॉन्ट्रेक्चुअली हुकूमत को देना होता है कि अगर 30 दिन के अंदर पेमेंट अदा ना हो तो उसके ऊपर काइबोर प्लस 4.5% जो है वो इंटरेस्ट होता है, जिसका तस्करा आपने किया कि तकरीबन वो 10% होता है। तो उसमें हमसे दरख्वास्त ये की गई कि इसमें आप 30 दिन के बजाय 60 दिन की मुद्दत दे दें हुकूमत को, और इस दौरान जो 4.5% के बजाय उसको 2% कर लें। एक तो ये चीज मानी गई। 2% कर दूसरा जो कॉन्ट्रैक्ट 2% कर लें। और अगर देखिए ये बेसिकली एक डिटेरेंट है मेहर, कि इसके अंदर अगर हुकूमत जो है जिनके साथ मुआहिदा अगर वो वक्त पे दे दें तो उसमें 0% इंटरेस्ट होगा। तो ये कॉन्ट्रेक्चुअली एक डिटेरेंट के तौर पर रखा जाता है। दूसरी चीज ये थी कि जो कि एक मेजर पेन पॉइंट था कि अगर ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस की मद में जो हमें टैरिफ में अमाउंट मिलती है, अगर उसमें हमारी कोई बचत होती है तो उसके अंदर शेयरिंग होनी चाहिए। दूसरा, आपने 12 ये सवाल किया कि ये जो हमारी एनर्जी एफिशिएंसी है वो जो नेपरा ने डिटरमिन की थी उससे एक्चुअल एफिशिएंसी ज्यादा है, उसके अंदर शेयरिंग होनी चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट इस चीज को बिल्कुल अलाउ नहीं करता। बहरहाल इन दोनों पेन पॉइंट्स को अदा करने के लिए 2002 पावर पॉलिसी के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके अंदर शेयरिंग मैकेनिज्म भी डिसाइड हो गया है,
और इसके अलावा जो सबसे बड़ा इशू था, जो कि हर प्रोग्राम में तस्करा होता था, कि ये जो आईपीपीज हैं इनके जो रिटर्न हैं वो डॉलराइज हैं, वो यूएस डॉलर से इंडेक्स होते हैं, तो वो इंडेक्सेशन भी खत्म कर दी गई है। तो ये एक बहुत मेजर चीजें हैं, और जिसकी वजह से जो कलेक्टिव प्रोस्पेक्टिव ईयर्स के अंदर जो हुकूमत को इसका फायदा होगा, उसका तखमीना तकरीबन 836 बिलियन रुपए है। अरब रुपए, और ठीक है ये सर, भी मगर जो how this will translate to the जी end consumer, I will get to that in a minute। मगर क्योंकि आपने कहा कि कुछ भी नहीं हमने मांगा, तो सर बताइएगा, मोहम्मद अली रिपोर्ट में तो ये कहा गया था कि आईपीपी से नया मुआहिदा किया जाए, और अगर वो ना माने तो फोरेंसिक ऑडिट करवा लिया जाए। तो क्या आप फोरेंसिक ऑडिट को अवॉइड कर रहे थे जो आपने ये नया मुआहिदा कर लिया? आई मीन देयर इज नो फ्री लंच एनीवेयर, व्हाई डिड यू एग्री टू दिस? फोरेंसिक ऑडिट से डर रहे थे? डिड द गवर्नमेंट इवन पुश फॉर अ फोरेंसिक ऑडिट? देखिए, मैंने फॉरेंसिक ऑडिट करवाना हुकूमत की सवाबदीद है। लास्ट प्रोग्राम ने आपने पूछा था कि आईपीपीएसी का क्या इसके ऊपर रिएक्शन है, तो मैंने कहा था कि हम तो इसको बिल्कुल सपोर्ट करते हैं। फिर गवर्नमेंट ने खुद से did they ask for it, did they push for it, या did they even bring it up कि फोरेंसिक ऑडिट कराया जाए? नहीं, सुने ना जी, मैं आपको वही बता रहा हूँ, इफ यू जस्ट अलाउ मी। तो हमारी तरफ से कोई रेजिस्टेंस नहीं थी। अगर फॉरेंसिक ऑडिट होता हम उसके लिए भी तैयार थे, क्योंकि एक चीज हमें जहन में रखनी चाहिए कि उस रिपोर्ट में जो भी एलिगेशन थी वो क्या थी, कि आईपीपीज ने एक्स्ट्रा मुनाफा बनाया। कैसे बनाया? कि इन्होंने इन कॉन्ट्रावर्शन टू देयर टैरिफ एंड जो इनके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं पावर परचेज एग्रीमेंट से। मैंने लास्ट प्रोग्राम में भी बताया था कि हमारी जितनी इनवॉइसेस होती हैं वो पहले नेपरा रेटिफाई करता है, फिर उसको ऑडिट होता है आपका जो सीपीपीएजी में, और उसके बाद जब ऑडिट के बाद जब कंफर्म होती है तो तब आपकी वो ओवरड्यू अमाउंट बनती है। उसके बाद हुकूमत ने अपने तय ये कमेटी तश्कील की, ये 6 मेंबर की, जिसके अंदर जिन्होंने रिपोर्ट तश्कील की थी वो भी उसके बाकायदा मेंबर थे। अब उसके बाद इस एलिगेशन को साबित करने के लिए उन्होंने पहले ये कहा कि जी देखिए, इसके अंदर तो जो मेन हमारा जो रिकोर्स है वो तो नेपरा है, क्योंकि अगर नेपरा ने वो सारी इनवॉइसेस रेटिफाई की थी तो नेपरा को चाहिए कि उनको दोबारा से रिव्यू करे और ये एस्टेब्लिश करे क्या वाकई इन कॉन्ट्रावर्शन टू द टैरिफ एंड जो हमारे पावर परचेज एग्रीमेंट को वायलेट करने के बाद ये एडिशनल बनाया गया है। फिर मसला उसमें ये आया कि कुछ जो आईपीपीज हैं उनका कहना यह था कि ये सब जुडिस है मामला, क्योंकि नेपरा जो है वो हाई कोर्ट में गई हुई है, तो उन्होंने फिर उसमें ये मुनासिब ये समझा कि इसको ट्रांसपेरेंट और इसको बिल्कुल क्लैरिफाई करने के लिए एक सुप्रीम कोर्ट का जज जो है वो आईपीपीज तश्कील दे दें, एक जो सुप्रीम कोर्ट के एक्स जज हैं वो हुकूमत उसको तश्कील कर दे, फिर ये दोनों मिलके तीसरा जज करें। तो इन जजेस की पैनल से आर्बिट्रेशन पैनल बन जाएगा जो काबिल कबूल होगा। सर क्योंकि नेपरा के ऊपर तो खुद एक क्रिमिनल नेग्लिजेंस कह लीजिए, मिली भगत कह लीजिए, स्टैंडिंग कमेटी इन द सेनेट ने नेपरा के खिलाफ एक चार्जशीट पूरी तैयार की हुई है, इवन दो आई बिलीव पेएबल अमाउंट तो ये हो जाएगा ना। हाँ ठीक है। सो आई मीन आई थिंक दिस आर्बिट्रेशन पैनल इज अ वंडरफुल आइडिया, क्योंकि ये तय करेगा कि ये एक्सेस पेमेंट जो है आप पे कितनी लागू होती हैं, कितनी बनती हैं, कितनी नहीं बनती। जी मैं एक चीज और बता दूं कि इसका कोई फर्दर रिकोर्स नहीं है, क्योंकि अगर आप अदालतों में जाएं तो उसके बाद तो आप उसके बाद उसको आप एक अदालत से दूसरी अदालत में चैलेंज कर दे, 20-20 साल गुजरते हैं, उसका डिसीजन नहीं होता। इसके अंदर जो भी ये पैनल डिसाइड करेगा वो बाइंडिंग होगा दोनों पार्टीज के ऊपर। तो वो जो मैं पहले भी बात कर रहा था कि इसके लिए हेयर से के मुताबिक इसके लिए डिटेल या फॉरेंसिक ऑडिट करने, मैं तो कहूंगी अगर आप माजरत अगर आप बुरा ना मनाएं, आप कहते हैं कि आपने बड़ी ग्रेशियसनेस दिखाई है, मैं कहती हूं हुकूमत ने बल्कि नेगोशिएट करने को तरजीह देने पे ज्यादा ग्रेशियसनेस दिखाई है। यानी कि अगर आपके घर में अगर आपको लगे कि एक मुलाजिम था और उसने कोई भारी भरकम आपसे पैसे चोरी किए हैं, आप पहले उसको सैलरी देंगे या अपनी चोरी वसूली करेंगे पहले कि पैसे वापस करो उसके? तो इन्होंने आपको पहले अदायगियां दी हैं जो आपकी पेंडिंग थी, और अब आके एक आर्बिट्रेशन पैनल जो है वो तय करेगा कि एक्सेस पेमेंट्स की मद में मजीद आपने कितना देना है, एलिजिडली सो मुबैना तौर पे। सर मूविंग ऑन, टेक और पे से हटके एक सेकंड जी, पहले तो इस पर मुझे 1 मिनट दीजिए मैं जवाब देने के लिए। देखिए बात बड़ी सिंपल है, एक चीज आपने खुद ही कह दिया, एक चीज मुबैना है, इट इज सेट ऑफ एलिगेशन। अब उस एलिगेशन को साबित करना, आईपीपी तो ये कह रहे थे कि जी जो कुछ हमने किया है हमने तो विद इन द परव्यू ऑफ एग्रीमेंट्स और टैरिफ किया है। लास्ट क्वेश्चन, ये लगभग जो इतना बड़ा हमें बचत हो रही है जो 836 अरब रुपए का बताया जा रहा है, ये एंड कंज्यूमर को ये किस तरह पहुंचेगा, ये उसकी तरफ आएगा कितना, ट्रिकल डाउन इफेक्ट कितना होगा? देखिए अभी जो इसका एस्टिमेशन है कि देखें देयर आर नंबर ऑफ अदर थिंग्स। एक तो ये है कि प्रोस्पेक्टिवली अगर डॉलर जो है वो रुपी के मुकाबले में स्ट्रांग होता चला जाता है तो ये डॉलर इंडेक्स थे
जिसकी वजह से वो कैपेसिटी पेमेंट रुपए में बढ़ती चली जा रही थी और उसका डायरेक्ट इफेक्ट जो है कंज्यूमर को आता है। तो ये एक बहुत बड़ा एक स्टेप है जिसके अंदर फ्यूचर के अंदर उसकी एस्केलेशन खत्म हो जाएगी। लेकिन रिमेंबर वन थिंग कि इसके अलावा पावर सेक्टर के अंदर देयर आर मेनी अदर डेफिशिएंसीज। उसके अंदर आपकी ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज हैं, उसके अंदर आपके थेफ्ट होती हैं, डिस्को करना है। तो मेरा अपना अंदाजा ये है कि फ्यूचर के अंदर जब ये सारी चीजें इंप्लीमेंट हो जाएंगी महर, तो इंशाल्लाह ताला इसका इंपैक्ट जो है ना 1.5 से 2 रुपए के करीब पड़ेगा इंशाल्लाह। और दूसरा जो आपने अपने प्री एम्बल में आपने जो एक चीज मैं और बता दूं, जो प्री एम्बल में कहा था कि जो सी पैक के प्रोजेक्ट्स हैं, हबको भी जो हबको ने 3 प्रोजेक्ट कर रही है सी पैक में, तो उसके अंदर जो भी चीजें कंसेशंस हैं तो वो इस कमेटी का मैंडेट नहीं था, वो दैट इज बीइंग डन बिटवीन गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। एब्सोल्युटली, एंड आई सेड दैट ऑलरेडी। खालिद मंसूर साहब, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू इंटरव्यू यू, थैंक यू वेरी मच इंडीड। ये गलत ना होगा कि इट इज वंडरफुल कि एक ब्रेक थ्रू हुआ है, सॉवरेन गारंटीज अटैच्ड होती हैं पॉपुलिज्म की खातिर। हम रियासत और जिधर रेपुटेशन और जिधर मुआहिदे इन लाइन होते हैं उनको जो है रिस्क नहीं कर सकते। बट दैट बीइंग सेड, आर्बिट्रेशन पैनल जो बना अब ये तय करेगा कि 53 अरब रुपए जो हैं, जो 2002 के प्लांट्स के हवाले से एक्सेस पेमेंट्स की मद में अली मोहम्मद साहब की रिपोर्ट के अंदर बताया गया था, उसके अंदर से ये कितना पैसा है जो सिर्फ एलेज है, मुबैना तौर पे है, या वाकई एक्सेस पेमेंट्स में हमने इनको अदा किया है। एंड ऑफ कोर्स फाइनल जो भी फैसला होगा इट विल बी बाइंडिंग ऑन बोथ द पार्टीज। एंड आई होप कि अगर सही फैसले होते हैं और इसके अंदर शफाफियत और ट्रांसपेरेंसी से काम होता है, ऑल द बेटर फॉर पाकिस्तान। दैट्स इट फॉर टुनाइट, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।